हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीरज यादव और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल भैया जी, जो कि ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है। और आप इसकी सबसे पहली वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ फॉर्मूले और उससे रिलेटेड टॉपिक को करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड जो है वो है ट्रिग्नॉन और एक है मेट्रॉन। जो ट्रिग्नॉन है उसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और जो मेट्रॉन है उसका मतलब क्या होता है? टू मेज़र, मतलब किसी चीज़ को मापना। तो ट्रायंगल क्या होता है? जो ट्रायंगल होता है वो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड होना ज़रूरी है, जिसके अंदर तीन साइड्स होती हैं। साइड्स मतलब देखो ये जो दीवारें हैं इसकी, तो ये कितनी साइड्स होंगी इसमें? तीन। तीन उसके वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स का मतलब है कोने। देखो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक वर्टेक्स यहाँ पर है। तीन ही उसके क्या होते हैं? एंगल होते हैं। एंगल मतलब दो दीवारें आपस में कितना खुली हुई हैं। तो ये जैसे ये है, जो जितना ये इसका ओपन हुआ है ये क्या है? इसका एंगल है। अगर मान लो हमने एक बनाया इधर, तो ये देखो क्योंकि ओपन ज़्यादा है इस वजह से ये एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल जो होते हैं वो टोटल 6 टाइप्स के होंगे। अगर हम साइड को हिसाब से देखें तो साइड के हिसाब से 3 टाइप के होंगे, और 3 होंगे हमारे किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। मतलब सिर्फ एंगल को मेज़र करें तो हमारे पास 3 टाइप आएंगे, और साइड को अगर मेज़र करें तो भी 3 टाइप आएंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कब होता है? जब तीनों साइड क्या हो ट्रायंगल की? इक्वल हो। आइसोसेलेस कब होगा? जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो। और स्केलन कब होगा? जब तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की हो। मतलब इसकी लंबाई कुछ अलग हो, इसकी कुछ अलग हो और इसकी कुछ अलग। इसमें दो की लंबाई सेम होगी और इसमें तीनों की लंबाई सेम होगी। अब एंगल के हिसाब से देखें तो भी 3 टाइप्स के होंगे। अगर ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री से अगर कम हो, उस ट्रायंगल के अंदर मतलब कि तीनों एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट। ऑब्टूज कब होगा? जब सबसे बड़ा वाला 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और इसी तरीके से अगर सबसे बड़ा वाला 90 डिग्री का ही हो जाए तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? राइट ट्रायंगल बोलेंगे। अब अगर हम राइट ट्रायंगल को देखें तो राइट ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है? जो एंगल के सामने वाले साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, बची हुई बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। वो किसके द्वारा होता है? पाइथागोरियन थ्योरम के से। वो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका हम यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हमें इन तीनों में से कोई दो चीज, ये दो साइड्स दी हुई हो और हमें तीसरी साइड क्या करना हो? निकालना हो। कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे हाइपोटेनियस होगा, कहाँ पे बेस होगा, वो हमें डिपेंड कैसे करता है कि हमें बेस वाला एंगल कहाँ पे दिया हुआ है। मतलब अगर मान लो थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनियस बची हुई साइड बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनियस बची हुई साइड बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनियस बची हुई साइड बेस। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना होगा, क्या? कि अगर मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी के सामने वाली साइड बी है, ए के सामने वाली ए और सी के सामने वाली सी। तो इफ़ अगर क्या हो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम हो, इसमें हमने मान लिया कि सबसे बड़ी जो साइड है वो सी है, सबसे लंबी जो साइड है वो कौन सी है? सी। तो सबसे लंबी वाली साइड क्या हो? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट ट्रायंगल। अगर सबसे बड़ी वाली साइड बाकी दोनों के सम साइड के सम के स्क्वायर के क्या हो? छोटी हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसका जो स्क्वायर है वो क्या हो? बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा?
ऑब्ट्यूस। यहाँ पे भी सी पे भी क्या होना चाहिए हर जगह, स्क्वायर। आगे अगर हम देखें तो अगर मान लो सी एंगल जो है वो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है, तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से अगर मान लो साइड अगर हमें दी होती तो सबसे बड़ी जो साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी साइड होगी ट्रायंगल के अंदर उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। एंगल ए और बी उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल जब बोलेंगे जब उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। इसी तरीके से अगर उन दोनों का सम अगर 90 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। राइट ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी दोनों एंगल जो होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक को आप थीटा लोगे तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर मान लो ये 30 है तो दूसरा कितना होगा, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अगर ये मान लो 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। मतलब क्या है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 90 होता है। कब, जब ये राइट ट्रायंगल हो। ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है वो थेल्स ने पिरामिड की हाइट निकालने के लिए करी थी। ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया कहाँ से आया, अगर मान लो आप इस तरीके से एक रे लो और कोई एंगल थीटा होते हुए, जो कि एक एक्यूट एंगल है, होते हुए एक हमने क्या बनाई, लाइन बनाई। अब इस पर हमने कुछ परपेंडिकुलर डाल दिए तो हमारे पास ये कुछ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। देखो जैसे ये ट्रायंगल एक है, कौन सा, ए ओ डी। इसी तरह ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ ई। एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, सी ओ एफ। अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखो तो ये भी राइट ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है, और जो सबसे बड़ा है वो भी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो तो इसकी अगर हम रेशियोज देखें तो रेशियो कौन सा, ए डी और ओ बी। इसी तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल में देखो तो बी ई और ओ ई, और इसमें देखोगे तो सी एफ और ओ ई। आपने सिमिलर ट्रायंगल अगर आपने पढ़े हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल। और क्योंकि ये रेशियोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कब, जब एक पर्टिकुलर एंगल हो। तो इस तरीके से अगर हम बाकी साइड्स का रेशियो लें, जैसे हम ओ ए और ये ओ डी का रेशियो ले लें, तो इधर क्या है, किसके इक्वल होगा, ओ बी और ओ ई के, या फिर हम ओ सी और ओ ई के कहेंगे। तो जो ये रेशियोज इक्वल हो रहे हैं इसी से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडिया आया। तो बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, वो 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ये होते क्या हैं, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, मतलब पी और एच का। इसी तरीके से कोसाइन किसका होता है, बेस और हाइट का। इसी तरीके से हाइपोटेनियस का, सॉरी, टेंजेंट किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। कोटेंजेंट किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का। सेकेंड किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनियस और बेस का। और को सेकेंड किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का। तो इसी तरीके से जो साइन है उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से साइन, और वो जो एंगल हो, तो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। यहाँ पे अगर एंगल ए लें तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। तो जो भी एंगल आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पर, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आप जो ये रेशियोज हैं वो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास क्या है, पहला वाला रेशियो पी अपॉन में एच, पी मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, पी अपॉन में एच, पहला वाला किसका है, साइन का, फिर किसका है, कॉस का, फिर किसका है, टेन का, साइन कॉस टेन। अब रिवर्स में देखो, देखो तो ये क्या है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। तो अगर आप इसी में थोड़ा ध्यान से देखो तो साइन जो है, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कौन होता है, कॉसेक। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसके रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेनियस को ऊपर कर दो और परपेंडिकुलर को नीचे, तो किसका रेशियो बन जाएगा, कोसेकेंड का, मतलब कॉसेक का।
इसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, सेक, और टैन का कॉट। तो उसी तरीके से ये भी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन का रेशियो हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस का रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन का हो गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट का, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक का, और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉसेक का। तो आप सिर्फ ये लाइन से याद करना क्या, कि साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक और लास्ट में कॉसेक। और इसके बाद इसको अगर आपको करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और तरीका अगर आप देखो तो देखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से आपको रेशियोज आसानी से याद हो जाएंगे। अगर वापस से देखो देखें तो साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और इस तरीके से कॉसेक का हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब क्योंकि आपने देखा जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, इसका मतलब क्या है कि साइन वन अपॉन में साइन जो होगा वो कॉसेक के इक्वल होगा, या फिर वन अपॉन में कॉसेक जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन के। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी, वन। इसी तरीके से टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कौन है, कॉट। तो वन अपॉन में टेन कितना होगा, कॉट होगा, और वन अपॉन में कॉट टेन के इक्वल होगा, और टेन और कॉट की मल्टीप्लाई जो आएगी वो कितनी आएगी, वन। तो इसी चीज़ को हमने तीन वे में हम शो कर रहे हैं, है एक ही चीज़। सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस थीटा, इसी तरह कॉस का सेक, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितना, वन। मतलब सेक इक्वल में वन अपॉन में कॉस होगा, कॉस इक्वल में कितना होगा, वन अपॉन में सेक, और सेक और कॉस की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ये जो हमारे रेशियोज आए हुए हैं साइन और कॉस, इनको अगर हम डिवाइड करें तो साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन में एच, इस तरीके से कॉस का मतलब क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा, एक नया रेशियो बचेगा, क्या, पी अपॉन में बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और ये किसका रेशियो होता है, टेन का। इससे हमें एक फॉर्मूला क्या मिलेगा कि टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा से। अगर टेन साइन अपॉन में कॉस होता है तो इसका मतलब क्या है कि टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस अपॉन में साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको देखो बताया था कि अगर एंगल ये वाला थीटा हो तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देखो अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। इस थीटा के लिए हमने रेड कलर से लिख रखा है। तो इस थीटा के लिए कौन कौन है, या ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अब अगर हम इस एंगल को देखें तो इस एंगल के सामने कौन है, ये। तो इस वजह से ये वाली जो साइड है वो कौन होगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो इससे देखो क्या चीज़ मिलेगा हमें, अगर हम ये वाला लें तो ये क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल में कितना होगा, साइन थीटा इक्वल में होता है, देखो साइन थीटा इक्वल में क्या होता है, रेड वाले के लिए देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन में एच। लेकिन वही ब्लू वाले के लिए क्या है, बी अपॉन में एच। बी अपॉन में एच किसके लिए होता है, कॉस के लिए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस, कब, ये वाला एंगल जब हम देखें तो इसका ये क्या बन जाएगा, बेस। इसी तरीके से अगर हम साइन कॉस का देखें तो कॉस का थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा। मतलब कॉस थीटा, कॉस में अगर हम देखें तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस वाले एंगल, ब्लू वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे हमारे पास 6। तो कौन से क्या फॉर्मूला है ये, साइन थीटा इक्वल में कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के। इसी तरीके से टेन कॉट 90 माइनस थीटा के, और कॉट टेन 90 माइनस थीटा के। सेक किसके, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक किसके, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखें तो ये दोनों साइन कॉस, और ये टेन कॉट, और ये सेक और कॉसेक। अब हम आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो पाइथागोरियन आइडेंटिटी हैं वो क्या हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
तो अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पे भी। तो एच अपॉन में एच कितना आ जाएगा 1। अब ये क्या हो गया, पी अपॉन में एच का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर और पी अपॉन में एच क्या होता है, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कौन होता है, कॉस होता है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अगर हम इसी में पी स्क्वायर से डिवाइड करें तो एच अपॉन में पी क्या होता है, सेक होता है, और पी अपॉन में पी 1, और बी अपॉन में पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर हम इसी में किससे डिवाइड करें, बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो देखो एच अपॉन में बी जो होगा वो क्या होगा, कॉसेक होगा। इसी तरीके से पी अपॉन में बी क्या होगा, कॉट, और बी अपॉन में बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी, देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पूरे का स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एंगल का स्क्वायर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे पूरे का स्क्वायर हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये कोई भी पावर आपको लगानी हो तो आपको पावर कहाँ पे लगानी होती है, साइन या कॉस जो भी हो, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है और ये जो एंगल है उन दोनों के बीच में लगाते हैं। अब जब बात आइडेंटिटी की चल रही है तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में फ़र्क देख लेते हैं। तो देखो दोनों में क्या होता है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड होती है और इसमें भी राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों में होती है और दोनों ही आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये इक्वल तो होती है पर कुछ फाइनाइट वैल्यू के लिए इक्वल होती है और ये सभी वैल्यू के लिए इक्वल होती है। क्या मतलब है फाइनाइट वैल्यू का और सभी वैल्यू के लिए, देखो जैसे कि हम ये देखें तो ये एक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट इक्वल तो है, पर इक्वल कब है, जब x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर हम x की जगह पे कुछ और वैल्यू रखें तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगी। तो मतलब कुछ एक सीमित वैल्यू के लिए, एक चाहे वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक होती है, यहाँ पर ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में 0। तो ये दोनों इक्वल तो होंगी, पर इक्वल कब होंगी, जब x की वैल्यू कितनी हो, 3 और 2 हो, माइनस में 3 और माइनस में 2, तो तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ये एक आइडेंटिटी है, मतलब इसमें हम देखो a और b की वैल्यू कुछ भी रखें, 1 रखें, इसमें 2 रखें, तो भी दोनों इक्वल आएंगे। अलग अलग मतलब जो भी a और b की हम जहाँ पे जितनी भी वैल्यू रखेंगे वो हर एक वैल्यू के लिए क्या होंगे, आपस में लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे। तो इस वजह से जो ये है ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, और ये दोनों जो है वो क्या है, इक्वेशन है। तो मतलब इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये फ़र्क है क्या, कि ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल तो होते हैं, पर किसके लिए, फाइनाइट वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू के लिए, वो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 5 वैल्यू, 10 वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पर इसमें जो होता है आइडेंटिटी में, इसके अंदर सभी वैल्यू चाहे वो अपनी मर्जी से हम कुछ भी रखें, वो सभी के लिए क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं। अब जो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, तो पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इसी को हम 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो पहला तरीका ये हमारा हो गया था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और सेकंड वाली आइडेंटिटी को हमने 3 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से थर्ड वाली को भी हमने 3 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मैजिकल हेक्सागन की। इसमें क्या होता है कि हम अपनी 10th क्लास के सभी फॉर्मूलों को हम देख सकते हैं और याद कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें तो क्या, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़, मतलब जो डिवाइड वाले रूल हैं, उसके लिए हमें देखो कैसे करना होगा। एक हेक्सागन बना रखा है, इसके अंदर साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक लिखा हुआ है और बीच में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अब इसमें हम जैसे कि हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, दोनों तरीके से चल सकते हैं। तो देखो हम पहले क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। तो जो ये पहला अगर हम देखें तो क्या है, टैन, तो टैन क्या होगा, साइन अपॉन में कॉस होगा। तो हम इस तरीके से चलेंगे तो जो पहला वाला है वो इक्वल में बाकी दोनों के डिवाइड के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से अगर हम साइन वाला देखेंगे तो साइन वाला क्या होगा, कॉस डिवाइड में कॉट। इसी तरीके से कॉस अगर हम देखें तो कॉस क्या होगा, कॉट डिवाइड में कॉसेक। कॉसेक कितना होगा, सेक डिवाइड में टैन। तो इस तरीके से देखो हम क्लॉकवाइज चले तो हमारे पास कुछ ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलें तो भी हमारे पास यही चीज़ मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से चलें तो सेक इक्वल में कितना होगा, कॉसेक डिवाइड में कॉट, और कॉसेक कितना होगा, कॉट डिवाइड में कॉस,
कॉट कितना होगा, कॉस डिवाइड में साइन, साइन कितना होगा, tan डिवाइड में सेक। तो इस तरीके से भी हमें सभी के डिवाइड में इस तरीके से रेशियोज मिल जाएंगे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो होगा इक्वल में क्या होगा, बाकी अगले वाले नेक्स्ट टू के डिवाइड में होगा। अगली जो है वो है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम देखें सैंडविच की तरह, जैसे कि अगर मान लो दो किनारे किनारे वाले देखें तो उनका जो बीच वाला होगा वो बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। मतलब tan और cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। इसी तरह sec और sin का करेंगे तो tan, और cosec और tan का करेंगे तो sec। इसी तरह sec और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cosec आएगा, और cosec और cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cot आएगा। और ये मल्टीप्लाई हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब क्या कि tan और cot का मल्टीप्लाई 1, sin और cosec का मल्टीप्लाई 1, sec और cos का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से डायगनली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई इसके साइड्स में भी कर सकते हैं। तो हमें कुछ ये इस तरीके से देखो ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब अगली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, देखो साइन जो होता है वो इक्वल में क्या होगा, 1 अपॉन में कॉसेक। tan देखें तो tan क्या होगा, 1 अपॉन में कॉट। सेक क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस के इक्वल। कॉसेक कितना होगा, 1 अपॉन में साइन के। कॉट 1 अपॉन में tan के, और कॉस किसके, 1 अपॉन में सेक के। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, मतलब क्या है कि साइन किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस के, कॉस किसके, साइन 90 माइनस के। tan क्या होगा, tan कॉट 90 माइनस थीटा, और ये कॉसेक कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से हम ये 6 फॉर्मूले जो हैं इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। जो हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी थी उसको भी हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, हेक्सागन से। देखो कैसे, इसके अंदर हमने ये एरो बना रखा है देखो, तो साइन प्लस कॉस इक्वल में 1, 1 प्लस tan कॉट इक्वल में कॉसेक, tan प्लस 1 इक्वल में सेक। तो इस तरीके से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना होगा, 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल में सेक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हो।